एक दिन मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था और मुझे एक स्नीकर पसंद आ गया, लेकिन उसकी प्राइस देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने सोचा, काश कोई जादुई मशीन होती जो इसे घर पर बना देती। तब मेरे दोस्त ने कहा, जादुई मशीन नहीं, 3D प्रिंटर। और तब मुझे पता चला कि ये मशीन्स स्नीकर से लेकर घर तक बना सकती है। यही है 3D प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर। तो चलिए समझते हैं 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरे हाथ में बोतल है ये मैंने प्रिंट करके निकाल के लाया है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है, आपका रिएक्शन कुछ शॉकिंग होगा। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं शोएब आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 24/7 मैक्रोटेक्स में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग के बारे में। दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले हमारे पास जो मेटल कटिंग के थ्रू प्रोडक्ट को बनाया जाता था, मतलब कि अगर हमें कोई भी रियल ऑब्जेक्ट को बनाना होता था तो हम उसमें क्या करते थे कि मेटल को रिमूव करते थे, जैसे ड्रिलिंग से, है ना, कटिंग से, शेपिंग से, मिलिंग मशीन से। तो उसमें मटेरियल क्या होता था? वेस्टेज होता था, मतलब मटेरियल को रिमूव किया जाता था और फिर हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट बन जाता था। और आजकल भी ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है ये टेक्निक, है ना, जिसको हम मेटल कटिंग में समझ चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया है जिसमें मेटल का रिमूवल होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो वेस्ट होगा। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है 3D प्रिंटिंग, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, नए नए लेयर्स को ऐड करते हैं और ऐड करके एक डिजिटल डिजाइन को एक न्यू रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो अगर हम, जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा पहले और अभी कुछ इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेटल कटिंग का यूज हो रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है कि 3D प्रिंटिंग भी हमारा एक रिवॉल्यूशन टाइप में आ चुका है, जिसमें क्या करते हैं, एडिटिव टेक्नोलॉजी के यूज करके हम मेटल को लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं और जीरो वेस्ट मटेरियल का टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्या करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग, है ना। क्या हुआ था, हमारे जो साइंटिस्ट, यूएस के साइंटिस्ट थे, सन 1983 में चक हुल नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, इस स्टीरियोलिथोग्राफी नाम की 3D टेक्निक को डेवलप किया था। और बाद में चल के 1996 में उन्हें इसका पेटेंट भी मिल गया था गवर्नमेंट से। और इसके बाद आगे चलकर उन्होंने एक अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश कर लिया था, है ना। तो इसके बाद धीरे धीरे करते करते ये अदर कंट्रीज में भी फैला और इस टेक्निक को सारे इंडस्ट्रीज ने अपनाना शुरू कर दिया। तो इस टेक्निक को आजकल इंडिया में भी बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ताकि इसमें जीरो वेस्ट हो और कंपनी का नुकसान लगभग जीरो हो। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ब्यूटीफुल हाउस, ये भी 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। देख रहे हैं कितना स्मूथ बना हुआ है। और ये आजकल धीरे धीरे करते करते एक बिगर हाउस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो आप इमेज देख रहे हैं, ये भी 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। तो किसी भी तरह का दोस्तों डिजाइन अगर आपको बनाना है तो ये जो 3D प्रिंटर है वो आपको एक कस्टमाइज्ड डिजाइन दे सकता है। ठीक है, तो ये आप स्नीकर देखिए, है ना, ये स्नीकर क्या है, ये भी 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। डिजायर्ड कस्टमाइज्ड डिजाइन आपको मिलेगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। और अब इसकी बात करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये प्रिंटर में किस तरीके से एक डिजिटल डिजाइन
एक रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कैड मॉडल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक कैड मॉडल क्रिएट करते हैं। कैड मॉडल बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि सॉलिडवर्क्स हो गया, ऑटोकैड 3D हो गया, है ना, कैटिया हो गया, तो और एनएक्स यूनिग्राफिक्स, सीमेंस का एनएक्स हो गया। तो ये बहुत सारे 3D कैड सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट में। उससे हम क्या करते हैं, उसका एक डिजिटल वर्जन हम कंप्यूटर में बनाते हैं, है ना, और उसकी एसटीपी फाइल जो होती है ना, उसकी जो स्टेप फाइल होती है उसको हम सेंड करते हैं स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में। किसमें सेंड करते हैं, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में। तो जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि हमारा आईटी मेकर क्योरा हो गया, है ना, बम्बू स्टूडियो हो गया और आपका लीची स्लाइसर हो गया, तो ये सारे जो है मार्केट में अवेलेबल जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर हैं वो उसको पतली पतली थिन लेयर में कन्वर्ट करती हैं, पतली पतली थिन लेयर उसकी बनाती हैं, है ना। जब पतली पतली थिन लेयर उसकी बन जाती है, उसके बाद वो उस लेयर की पूरी एक फाइल को वो भेज देती हैं डिपोजिशन स्टेज में। किसमें भेज देती हैं, डिपोजिशन स्टेज में। तो अब क्या होता है कि जब वो डिपोजिशन स्टेज वाला जो मशीन है उसके अंदर 3D प्रिंटर के अंदर जो लगा हुआ है, वो क्या करता है, उसे कमांड लेता है, जो भी जनरेटेड फाइल है कमांड लेता है, कमांड लेके वो क्या करता है, जो मटेरियल है वो उसको धीरे धीरे करके वो लेयर बाय लेयर ऐड करता जाता है ना। तो पहली लेयर जब पूरी बन जाती है, एक पर्टिकुलर डिजाइन जो भी पैटर्न हमें चाहिए होता है, उस पैटर्न की पहली लेयर जब बन जाती है, बनने के बाद वो क्या करता है, वो दूसरी लेयर उस पर बनाता है। इसी तरीके से प्रोसेस रिपीट होती है और हमको फाइनली एक रियल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो डिपोजिशन के बाद लेयरिंग, जैसे मैंने बताया, डिपोजिशन के बाद लेयरिंग होती है, लेयरिंग के बाद हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है, ये स्टेप बाय स्टेप हमारा जो प्रोसेस है वो 3D प्रिंटर हमारा बहुत ही आसान से और जितना कम समय में हो सकता है वो डेवलप कर सकता है ना। तो ये एक डिजिटल से फिजिकल रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन का एक स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किया। तो अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना, क्योंकि जो ये 3D प्रिंटिंग जो प्रोसेस है वो अलग अलग टाइप्स में होती है ना। कोई लो बजट होता है, कोई हाई बजट होता है, कोई अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई अलग दूसरे इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो अलग अलग टाइप से ये 3D प्रिंटिंग प्रोसेस हमारी कराई जाती है ना। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है हमारा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM, है ना। तो FDM जो होता है वो काफी सस्ता होता है और बहुत सारे लोग इसको खरीद सकते हैं, है ना, तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है। इसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक फिलामेंट होता है जो व्हील लूप के फॉर्म में, है ना, एक स्पूल के फॉर्म में हमारे पास ऊपर रॉ मटेरियल की तरह उस पर अटैच कर दिया जाता है 3D प्रिंटर पर, है ना। अब क्या होता है कि वो जो फिलामेंट है वो हीटिंग नोजल में स्टेपर मोटर और गियर मैकेनिज्म के थ्रू फीड कराया जाता है। किसमें, जो हीटिंग नोजल है वो हीटिंग नोजल में स्टेपर मोटर और गियर मैकेनिज्म के थ्रू फीड कराया जाता है एक पर्टिकुलर फीड रेट के थ्रू, है ना। तो अब जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि लेयर बाय लेयर जो है, जो हमारा फिलामेंट प्लास्टिक वायर है वो मेल्ट होके वो लिक्विड बनता है, उसकी लेयर जो है उस पर क्या चली जाती है, हमारी प्लेटफॉर्म पे चली जाती है ना। प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म पे लेयर बाय लेयर वो क्या करता है, प्लास्टिक को मेल्ट करके वो क्या करता है, लेयरिंग उसकी करता है ना। तो जो हमारा फिलामेंट है वो हीटेड नोजल से पास होता है और उसकी लेयरिंग की जाती है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो एक जब सारी लेयरिंग हो जाती है, जो डिजाइन पैटर्न हमें चाहिए होता है, तो एक फाइनल रियल ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडल, है ना। ये इससे हम क्या करते हैं, स्मॉल टॉयज बना सकते हैं, है ना। छोटे छोटे प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कोई मूर्ति बनाना हो, है ना, और जैसे कि कोई टॉयज हो गई, खिलौने हो गए, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोटोटाइप जो छोटे छोटे होते हैं, उससे हम इस मेथड के थ्रू, FDM के थ्रू हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं दूसरी जो टेक्निक है वो है ना, स्टीरियोलिथोग्राफी, है ना। दूसरी जो टेक्निक है
स्टीरियोलिथोग्राफी टेक्निक है। ये सबसे पहले आई थी मार्केट में, जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले मार्केट में ये स्टीरियोलिथोग्राफी नाम की टेक्निक डेवलप हुई है ना। इसमें क्या करते हैं कि हमारी लिक्विड रेजिन होती है, क्या होती है, लिक्विड रेजिन होती है। वो कुछ लिक्विड रेजिन कुछ और नहीं, एक तरह का पॉलीमर मटेरियल ही होता है ना, जो लिक्विड फॉर्म में शुरू में रहता है ना। फिर क्या होता है, उसको 3D प्रिंटर के अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब कि एक टैंक होता है, उस टैंक में ये फिल होता है ना। अब क्या करते हैं, लेजर लाइट ऊपर से आती है, लेजर लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी रेज हम ऊपर से मारते हैं, मतलब मशीन ऊपर से क्या करती है, उसको फोकस करती है ना, हाई इंटेंसिटी से। तो जहां जहां जिस भी पैटर्न में वो लाइट उस लिक्विड रेजिन पे पड़ रही है, वहां के जो पार्टिकल है आपस में फ्यूज होते हैं और क्या होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, है ना। सॉलिडिफाई हो करके एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। अब जो भी पैटर्न चाहिए वो पैटर्न का हमारा लेयर रेडी हो जाता है। जब एक लेयर रेडी हो जाता है, फिर उसके ऊपर अगली लेयर आती है सेम डिजाइन पैटर्न की, है ना, थ्रो अल्ट्रा वायलेट रेज और लेजर लाइट, जैसे मैंने बताया आपको, है ना। तो जो भी पैटर्न चाहिए उस पैटर्न का लेजर हम बनाकर, लेजर लाइट इस पे अप्लाई करके लिक्विड रेजिन के थ्रू हम फाइनल रियल ऑब्जेक्ट को, फाइनल फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारा स्टीरियोलिथोग्राफी है ना। इस मेथड से क्या करते हैं, इस मेथड को बहुत मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और प्रोटोटाइप बनाना हो हमें किसी इंडस्ट्री के लिए या फिर किसी डेवलपमेंट के लिए, तो हम इस स्टीरियोलिथोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइन हो गई, ज्वेलरी डिज़ाइन भी इससे हम कर सकते हैं, है ना। कोई जैसे मार्केट में अलग अलग डिज़ाइंस की ज्वेलरी आ रही है, तो उससे हम इस स्टीरियोलिथोग्राफी से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, इस मॉडल को। अब बात आती है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, मतलब SLS टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास ये पॉलीमर पाउडर होता है, क्या होता है, पॉलीमर का पाउडर होता है। वो पाउडर हम 3D मशीन के प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद हमारे पास लेजर लाइट होती है, जो कि मैंने पहले बताया स्टीरियोलिथोग्राफी में। तो लेजर लाइट जो आती है ऊपर से, और उस पाउडर को सारे एरिया पे नहीं मारती है, जिस भी डिजाइन का हमें चाहिए उसी डिजाइन पे वो लाइट पड़ेगी। तो जहां भी वो लाइट पड़ेगी उस जगह के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कि जो पाउडर पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स, वो सॉलिड मेल्ट होके सॉलिडिफाई होके आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो इसी तरह फर्स्ट लेयर बनेगी। जब फर्स्ट लेयर बन जाएगी, उसके बाद सेकंड लेयर उस पर सेम टेक्निक से रिपीट होगा। तो इस तरीके से जब फाइनल सारी लेयर जब क्रिएट हो जाएगी, तो एक फाइनल रियल ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये सिलेक्टिव लेजर टेक्निक जो है इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो जाती है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। इंडस्ट्रीज इसको इस्तेमाल करती हैं बड़े लेवल पे, है ना। और बात करते हैं एक मेटल 3D प्रिंटिंग। अब आता है मेटल 3D प्रिंटिंग। अब आप कहेंगे कि मेटल 3D प्रिंटिंग किस तरीके से डिफरेंट है SLS से। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेटल का पाउडर लेते हैं। क्या करते हैं, मेटल का पाउडर लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे थे, पॉलीमर मतलब प्लास्टिक पाउडर ले रहे थे, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, मेटालिक पाउडर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मेटालिक पाउडर जो होता है वो कैसे बनता है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखिए, इसको भी बनाया जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, जिसको हम बोलते हैं गैस एटोमाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैस एटोमाइजेशन। गैस एटोमाइजेशन से हम मेटालिक पाउडर को क्रिएट करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि मेटल को पहले मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, है ना। हाई टेम्परेचर पे जब मेटल मेल्ट हो जाता है, उसके बाद उसको एक नोजल से पास किया जाता है, जिसमें टीनी टीनी होल्स होते हैं, है ना। और साथ ही साथ उसमें नियॉन और नाइट्रोजन गैसेस हैं, वो क्या करती हैं, स्प्रेड मतलब हाई वेलोसिटी से उस पर फोर्स से मारी जाती हैं। जब हाई फोर्स से जब अप्लाई किया जाएगा जो हमारा नाइट्रोजन गैस है, तो वो हाई फोर्स से मेटल को, लिक्विड मेटल को हाई फोर्स से मतलब उसको पुश करेगा। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स नोजल से क्या बाहर आएंगे, बाहर आकर के एक कंटेनर में क्या होते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं। सॉलिडिफाई जब कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है, तब वो मेटल पाउडर छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है, ये पाउडर मेटलर्जी के अंदर आती है, जिसमें हम मेटालिक पाउडर को बनाते हैं, है ना। जब मेटालिक पाउडर हमारा जब रेडी हो जाता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मेटालिक पाउडर से हम मेटल 3D प्रिंटिंग को कर सकते हैं, है ना। तो मेटल 3D प्रिंटिंग को हम करने के लिए मेटल पाउडर को एक प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करा दिया जाता है, जैसा कि मैंने पिछले SLS में बताया। जब
लेजर लाइट उस पर पड़ती है एक पर्टिकुलर डिजाइन में, तो मेटल पाउडर क्या होता है, मेल्ट होता है और आपस में फ्यूज होता है और सॉलिडिफाई होके एक बॉन्डिंग बना लेता है। तो जब एक लेयर जब क्रिएट हो जाती है तो सेम अगली लेयर रिपीट होती है और एक फाइनल फिजिकल ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। और इसका जो यूज है वो एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है ना, हाई लेवल पे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एडवांस जो है टाइप है किसका, 3D प्रिंटिंग का। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो मटेरियल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक मटेरियल, पॉलीमर मटेरियल, नायलॉन मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, 3D प्रिंटिंग में। और दूसरी बात करते हैं टाइटेनियम, एल्यूमिनियम अलॉयज, है ना, कॉपर अलॉयज, एल्यूमिनियम अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद हमारे पास कार्बन फाइबर कंपोजिट्स होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग में। और हमारे पास एडवांस मटेरियल होते हैं जैसे सिरामिक हो गया, है ना, बायो मटेरियल्स हो गए, तो इनका यूज भी हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इससे और क्या क्या हम प्रोसेस करा सकते हैं, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग इससे बहुत इजी हो जाएगी। रैपिड प्रोटोटाइपिंग जैसे कि कोई हमें मॉडल बना के उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करना है ना, और फिर इसके बाद उसको टेस्ट कराना है हमें, है ना, फाइनल वैलिडेशन के लिए। तो इस 3D प्रिंटिंग से रैपिड प्रोटोटाइपिंग हम आसानी से कर सकते हैं। और कस्टमाइज डिजाइन इससे हम बना सकते हैं, है ना, कस्टमाइज डिजाइन डेवलप कर सकते हैं। लाइट वेट स्ट्रक्चर इससे हम डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे इसके जो है एप्लीकेशंस होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। कस्टम प्रोडक्ट बनाया जा सकता है 3D प्रिंटिंग से, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कस्टम प्रोडक्ट आप बहुत ही आसानी से इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बना सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप इससे बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में इसका क्या एप्लीकेशंस है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्पेसएक्स हो गया और नासा हो गई, तो ये सारे जो बड़े बड़े बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस 3D प्रिंटिंग को यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे नासा हो गई, नासा क्या कर रही है, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस स्टेशन में क्या कर रही है, वो 3D प्रिंटर रख रही है, क्योंकि वहां पे इजिली उस 3D प्रिंटिंग से टूल्स को बनाया जा सकता है ना। तो एरोस्पेस में क्या होता है, जो हमारे नोजल होते हैं, जो रॉकेट के जो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कूलिंग चैम्बर हो गया, है ना, कंबसन चैम्बर में जो कूलिंग जैकेट्स होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि हमारा इंजेक्टर होता है जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को भेजता है किसमें, कंबसन चैम्बर में, है ना। तो इंजेक्टर का जो हेड जो है इससे बनाया जाता है ना। और टर्बो जेट इंजन जो होते हैं उसके भी पार्ट्स बनाए जाते हैं इससे, है ना, टर्बो जेट इंजन के, है ना। टरबाइन के इम्पेलर्स बनाए जाते हैं और ब्लेड्स बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी एप्लीकेशंस क्या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है ना, एयरक्राफ्ट के विंग को बनाने में भी, है ना। और बात करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत हाई लेवल पे यूज होता है ना। डोर बनाने में, कार का जो डोर होता है, बोनेट जो होता है ना, और इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उसको भी बनाने में हम आईसी इंजन के पार्ट्स को बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन अभी इसका इतना हाई एडवांस लेवल पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हमारा गोल ये है कि आगे आने वाले समय में इस पे और बेटर रिसर्च हो, है ना, और इस पे और भी एडवांस टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल करके हम नए न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए, है ना। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहले ये जो हमारा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप को कस्टमाइज वे में बना सकता है ना। और सबसे पहले बात करें कि इसमें जीरो वेस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि मटेरियल का कोई वेस्टेज नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसको हम एडिटिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, है ना। और ये हमारा कॉस्ट इफिशियंसी इसकी बहुत अच्छी होती है ना, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है इसमें, है ना। और डिजाइन की फ्रीडम है इसमें, डिजाइन का कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, डिजाइन है, इंजीनियर ने उसको क्रिएट किया हुआ है सॉलिड वर्क्स पे या फिर ऑटोकैड पे, है ना। तो उसको बस हमको क्या करना है, फिजिकल ऑब्जेक्ट में, रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और मशीन जो है बहुत इजीली इसको एग्जीक्यूट कर सकती है। और हमारा इसमें क्या है, डेवलपमेंट की स्पीड इसमें अच्छी रहती है ना। तो ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस हैं।
अब बात करते हैं इसके क्या क्या बॉटलनेक्स हैं, मतलब कुछ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो कि इसमें जाननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें मास प्रोडक्शन कर पाना अभी चैलेंजिंग है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जल्दी से बना पाना, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में बना पाना इसमें बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही लगभग इम्पॉसिबल है। तो मास प्रोडक्शन करना इसमें बहुत ही कठिन है ना। तो ये जो है इसका पहला लिमिटेशन है। और अब बात करते हैं कि इसकी स्केलेबिलिटी और स्पीड जो है, प्रोडक्शन स्पीड इसकी बहुत स्लो है ना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत स्लो लग रहा है बनाने में। डेवलप करने में तो कम लग रहा है, लेकिन बनाने में इसको जो है एग्जीक्यूट कराने में इसमें टाइम ज्यादा लगता है ना। तो ये हमारी दूसरी लिमिटेशन हो गई। और तीसरी जो लिमिटेशन है वो सरफेस फिनिश की है। सरफेस फिनिश इसमें क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा फिलामेंट, अगर एग्जांपल लिया जाए तो फिलामेंट जब आ रहा है, अगर उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं रहा, जो हीटिंग नोजल है उसमें अगर इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं रहा, तो क्या होगा कि वो जो फीड वेलोसिटी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी ज्यादा निकल जाएगा लेयर, कभी कम निकलेगा, कभी ज्यादा निकलेगा मटेरियल, कभी कम निकलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फ्लॉज आ जाएंगे, पीक्स एंड वैलीज क्रिएट हो जाएंगी, रफनेस आ जाएगा, जिसकी वजह से फिनिश, सरफेस फिनिश हमारे डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। जितनी ज्यादा पीक एंड वैली आएगी उतना ज्यादा रफनेस होगा और उतनी ज्यादा सरफेस फिनिश में खराब हो जाएगी, है ना। तो सरफेस फिनिश का इशू आ जाता है ना। और बात करते हैं कि इसकी सेफ्टी को लेके भी काफी ज्यादा इश्यूज हैं, जैसे कि उसमें जब मेटल मेल्ट, जब प्लास्टिक हो गया मेल्ट करेगा तो काफी हाई क्वांटिटी में वो फ्यूम्स को क्रिएट करेगा, है ना, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा आसपास के एरिया में। तो इसमें वेंटिलेशन की नीड पड़ती है। वेंटिलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि इसमें पॉल्यूशन जो है क्रिएट ना हो, है ना, क्योंकि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से काफी ज्यादा पहुंच जाता है नोजल में, जिससे क्या होता है वो वेपोराइज होके वो पार्टिकल्स जो है वो सराउंडिंग एरिया में जाते हैं, जिससे क्या होता है पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना। तो ये जो है काफी इसके लिमिटेशंस भी हैं, जिसपे आज काम चल रहा है, रिसर्च हो रहा है, और इसको रिमूव करने के लिए, सारी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए रिसर्च हो रहा है ना। इसको इंप्रूव करने के लिए आजकल डेवलपमेंट चल रहा है। अब ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का एक रिवॉल्यूशन है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक नए जगत का उद्गम हो रहा है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग धीरे धीरे करके नई टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहा है। और भी कई सारे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिसमें रोबोटिक आर्म है, एआई से कपल किया जा रहा है ना, जो मशीनरीज हैं उसको ऑटोमेशन में लाया जा रहा है ना। अब जैसे सीएनसी मशीन्स है, सीएनसी मशीन्स भी ऑटोमेटिक काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हमारा 6 एक्सिस मशीन भी आ रही है, 4 एक्सिस मशीन भी आ रही है, 3 एक्सिस मशीन भी आ रही है ना। उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करके उस प्रोग्रामिंग को डाल दे रहे हैं और वो मशीन को रन करा दे रहे हैं, और ऑटोमेटिक वो क्या कर दे रहा है, मेटल रिमूव कर दे रहा है। तो वो क्या है, जो कटिंग प्रोसेस से जो फाइनल रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्या है, वो हमारा सब्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी है। क्या है? सब्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी है ना। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है जो लेयर बाय लेयर क्रिएट हो रहा है, इसको एडिटिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो इसमें मटेरियल का वेस्टेज कम है, और ये आगे चल के स्मार्ट फैक्ट्रीज के साथ मिलकर ये और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है ना। तो अब बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में कौन कौन सी पोजीशंस, जॉब अपॉर्चुनिटीज इस 3D प्रिंटिंग से क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला बात करते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, है ना। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की जॉब इसमें क्रिएट हो सकती है ना, क्योंकि पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। पैरामीटर जैसे फीड वेलोसिटी हो गई, हीटिंग हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो ये सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए इंजीनियर्स की नीड पड़ेगी। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स इसमें आगे जाके इसकी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और दूसरी बात करें कि कैड डिजाइन इंजीनियर, इसकी अपॉर्चुनिटी तो अभी भी आ रही है, अभी भी बहुत सारी है, कंपनीज में आ रही है ना, लेकिन आगे चल के इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, और कैड डिजाइन इंजीनियर इसमें बहुत ज्यादा नीड होगा। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर से मतलब यह है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की नीड इसमें आगे चल के पड़ने वाली है ना। तो आपको रेडी रहना है, एक्सपीरियंस गेन करना है ना। कोई भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो आप उसमें एक्सपीरियंस गेन करो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन में आ चुका है, और इसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है, और इस पे स्टार्टअप्स भी इंडिया में काफी हाई लेवल पे क्रिएट हो रहे हैं, है ना।
तो जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी सेटअप हो रही है, गवर्नमेंट इसको सेटअप करवा रही है ना। तो एरोस्पेस इंजीनियर की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसका यूज एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैंने बताया कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को बनाने में किया जाता है ना। तो ये सारे कैरियर जो है आपको मिल सकते हैं अगर आप अभी से रेडी हो जाएं और तैयारी करें अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये जो 3D प्रिंटिंग है ये बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, और अगर इस पे डेवलपमेंट हो गया, इसकी लिमिटेशंस को अगर दूर कर दिया गया, तो ये आगे चलकर एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में एक नया तूफान लाएगी और न्यू प्रोटोटाइप्स, प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को इजीली क्रिएट कर पाएगी। स्पीड बढ़ाना इसका मेन चैलेंज है। स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो ये मेटल कटिंग प्रोसेस को भी बीट कर सकती है ना, क्योंकि इसमें जीरो वेस्ट है और काफ़ी अच्छा जो है इसमें स्मूथ प्रोसेस है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में और ये नई न्यू टेक्नोलॉजी की वीडियोस हम लाते रहेंगे, है ना। तब तक आप लोग वेट कीजिए, पेशेंस रखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, है ना। तब आज हमने 3D प्रिंटिंग को समझा और आगे भी हम न्यू टेक्नोलॉजी को समझते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।